Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is UHS Special Pathology Past MCQs Points. इस वीडियो के अंदर हम स्पेशल पैथोलॉजी के सारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट MCQs पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपको MCQs के अलावा SCQs में भी हेल्प करेगी और वाइवा में भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला MCQ पॉइंट है कि अगर रीनल फेलियर हो चुका है तो उसको असेस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है RFT में, तो वो होता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस होता है। ओके, तो पहला जो MCQ पॉइंट होगा वो क्या होगा, हम जूम कर लेते हैं उसको। ओके, तो ये होगा यूएचएस पास पैथोलॉजी MCQs पॉइंट का। तो सबसे पहला है कि द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट टू असेस रीनल फेलियर, टू असेस रीनल फेलियर। तो रीनल फेलियर को असेस करने वाला जो मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट होता है, जो असल में GFR को मॉनिटर करता है, वो होती है क्रिएटिनिन क्लियरेंस। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। नंबर 2 पॉइंट की तरफ चलते हैं। नंबर 2 है कि एक स्पेसिफिक नोड्यूल्स होते हैं जिनको एशॉफ नोड्यूल कहते हैं। एशॉफ नोड्यूल्स, अब ये एशॉफ नोड्यूल्स आपने मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ने हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह के अंदर। तो एशॉफ नोड्यूल्स होते हैं। तो जो एशॉफ नोड्यूल्स है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल होते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस वाले टॉपिक के अंदर आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। नंबर 3 अब पढ़ लेते हैं कि जो गैस्ट्रिक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर किस जगह को इन्वॉल्व करेगा। तो जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो लेज़र कर्वेचर ऑफ स्टोमक को इन्वॉल्व करता है, ना कि ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टोमक को। तो तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा। नंबर 4 पॉइंट है कुशिंग डिजीज़। कुशिंग डिजीज़ और कुशिंग सिंड्रोम में ये फ़र्क होता है कि कुशिंग डिजीज़ के अंदर ACTH का लेवल ज़्यादा होगा, जबकि कुशिंग सिंड्रोम में सीरम कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होगा प्राइमरीली। ओके, तो जो कुशिंग डिजीज़ है वो असल में बेसोफिलिक एडिनोमा होता है। एडिनोमा इसलिए कहा है क्योंकि बिनाइन ट्यूमर है, और ये जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं फंक्शनली रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट सेल को। किसका होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड का होगा ट्यूमर। आगे नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। नंबर 5 जो MCQ पॉइंट हमने पढ़ना है वो है काफ मसल सूडो हाइपरट्रॉफी। तो जो काफ मसल सूडो हाइपरट्रॉफी है, जो काफ मसल होते हैं ये बैक ऑफ लेग वाले मसल्स होते हैं। तो इनकी जो सूडो हाइपरट्रॉफी होती है तो वह किस कंडीशन को इंडिकेट करती है, तो वो होती है ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इसमें जो एब्नॉर्मल जीन होता है वो XP21 पे पड़ा हुआ होता है। और यहाँ पर आपको एक और साइन भी देखने को मिलता है जिसको ग्रोवर साइन कहते हैं। नंबर 6 पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। नंबर 6 है कि अगर एक्सरे करते हैं या CT स्कैन करते हैं और वहाँ पे वेज शेप लीजन होती है, जो वेज शेप लीजन है वो क्या बताती है CT स्कैन में या एक्सरे में। तो जो वेज शेप लीजन है वो इंडिकेट करती है पल्मोनरी इन्फाक्शन को, पल्मोनरी इन्फाक्शन को। इसके बाद नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। तो नंबर जो 7 है, नंबर 7 में क्या होगा कि अगर बिनाइन हिमाटोमा होता है, ओके, और बिनाइन हिमाटोमा के साथ बहुत सारे बिनाइन हिमाटोमा है और डार्क पिगमेंटेशन होती है। जो डार्क पिगमेंटेशन है वो दो एरिया की है, फॉर एग्जांपल बक्कल म्यूकोसा की हो और दूसरा लिप्स की हो, तो ये इंडिकेट करते हैं एक सिंड्रोम को जिसको बोलते हैं प्यूर्स जैगर सिंड्रोम। प्यूर्स जैगर सिंड्रोम। तो बिनाइन हिमाटोमा और जो डार्क पिगमेंटेशन है बक्कल म्यूकोसा की, लिप्स म्यूकोसा की, तो वो प्यूर्स जैगर सिंड्रोम ही होती है। नेक्स्ट है हेरिडेटरी सफिरोसाइटोसिस। तो जो हेरिडेटरी सफिरोसाइटोसिस है ये आपने हिमोलिटिक एनीमिया वाले चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो ये हेरिडेटरी सफिरोसाइटोसिस है। तो जो हेरिडेटरी सफिरोसाइटोसिस होता है ये साइटोस्केलेटल मेम्ब्रेन प्रोटीन इसमें मसले की वजह से होता है। ओके, ठीक हो गया। तो जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन है वो उसमें मसला आ जाता है, ठीक हो गया। तो साइटोस्केलेटल मेम्ब्रेन डिफेक्ट होता है। वो साइटोस्केलेटल मेम्ब्रेन डिफेक्ट में एक प्रोटीन को इन्वॉल्व करेगा, उस प्रोटीन का नाम है स्पेक्ट्रिन। तो स्पेक्ट्रिन डिफेक्टिव होती है। नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो नंबर पॉइंट है, नंबर 9 है वो क्रूकनबर्ग ट्यूमर है। जो क्रूकनबर्ग ट्यूमर होता है ये मेटास्टैटिक या सेकेंडरी ट्यूमर होता है। किसका, क्रूकनबर्ग आना चाहिए था ट्यूमर। तो क्रूकनबर्ग ट्यूमर क्या होता है, ये मेटास्टैटिक कैंसर होता है। तो ये स्टोमक से राइज करता हुआ ओवरी को इन्वॉल्व करता है, तो सेकेंडरी या मेटास्टैटिक कैंसर हम उसको कह सकते हैं। इसके बाद नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो नंबर 10 के अंदर होगा कि जो इन्फ्लेमेशन होती है वो नॉन यानी प्री मैलिग्नेंट नहीं होती। तो ये MCQ पॉइंट लिख लेते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन होती है वो प्री मैलिग्नेंट नहीं होती। इसके अलावा जो ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया ये प्री मैलिग्नेंट चीज़ें हैं।
तो जो इन्फ्लेमेशन होती है वो प्री मैलिग्नेंट नहीं होती। ओके, हाँ, वो उनके रिस्क फैक्टर को बढ़ा देती है मैलिग्नेंसी के। आगे 11 की तरफ चलते हैं। जो मिक्सोमा का जो साइट ऑफ ओरिजिन होता है, किस जगह से निकलता है, तो वो लेफ्ट एट्रियम से निकलता है। पॉइंट नंबर 12 की तरफ चलते हैं। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एब्डोमिनल एनोरिज्म। तो जो एब्डोमिनल एनोरिज्म है, इसका मोस्ट कॉमन काज होता है वो एथीरोस्क्लेरोसिस होता है। एथीरोमा स्क्लेरोसिस मीन फाइब्रोसिस या हार्डनिंग होती है। आगे जो लीफ लाइक ट्यूमर होता है वो एक ही ट्यूमर है, या लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो फाइलोड्स ट्यूमर होती है, फाइलोड्स ट्यूमर। ओके, इसको जूम कर लो। तो जो फाइलॉइड ट्यूमर है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी पॉइंट नंबर 14 की तरफ। जब भी रोडेंट अल्सर की बात हो जाए तो आपने आंखें बंद करके बेसल सेल कार्सिनोमा को लगा देना है। इसके बाद 15 की तरफ चलते हैं। तो जो थायराइड का जो मेडुलरी कार्सिनोमा होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो जो थायराइड का मेडुलरी कार्सिनोमा एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, उस हार्मोन का नाम है कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन को भी आपने नहीं भूलना। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जो पेपिलरी कार्सिनोमा होता है, पेपिलरी कार्सिनोमा, तो पेपिलरी कार्सिनोमा की ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो एक बॉडी प्रोड्यूस करता है, उस बॉडी का नाम है सैमोमा बॉडी। ओके, सैमोमा बॉडी। और ये सैमोमा बॉडी आपको सिस्टेडिनोमा ऑफ ओवरी में भी देखने को मिलती है, सैमोमा बॉडीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू पॉइंट नंबर 17 है। तो जो फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर होता है, फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो उसके अंदर जो मसला होता है वो बरका 2 के अंदर मसला आता है, बरका 2 में म्यूटेशन आ जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। अपेंडिक्स का जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर है, अपेंडिक्स का जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है वो होता है कार्सिनॉइड ट्यूमर, कार्सिनॉइड सिंड्रोम या कार्सिनॉइड ट्यूमर वगैरह आप कह सकते हैं। इसके बाद चलती है 19 की तरफ। 19 के अंदर क्या होगा कि जो बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया किस एरिया को इन्वॉल्व करता है, तो वो सेंट्रल सेंट्रल पेरी यूरिथ्रल जोन को इन्वॉल्व करता है। ये एमसीक्यू में आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। अगर अल्फा फ्यूटोप्रोटीन का लेवल ज़्यादा है तो वो हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा भी हो सकता है, या फिर यॉर्क सैक ट्यूमर भी हो सकता है, और ये आपको टेस्टिकुलर बायोप्सी वगैरह में देखने को मिल सकता है। 21 की तरफ चलते हैं। 21 में आके जो क्रॉन डिजीज है वो किस पार्ट को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग क्रॉन डिजीज किसी भी पार्ट ऑफ जीआईटी को इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन ये ज़्यादा इन्वॉल्व करता है डिस्टल आइलियम को, जहाँ पर ये ऑब्जॉर्प्शन होनी होती है। आगे 22 की तरफ चलते हैं। ओके, तो जो 22 है इसके अंदर आपने क्या पढ़ना है। 22 मैंने कोई तरतीब खराब तो नहीं कर दी, नहीं सही है। अच्छा, कोई एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी देखने को मिले, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी, तो वो किस में होती है, किस डिजीज़ के अंदर होती है, तो वो होती है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के अंदर, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के अंदर पीबीसी। जबकि जो चार्क स्ट्रॉ सिंड्रोम वेजनल वगैरह तो वहाँ पे अनका होती है, लेकिन यहाँ पे एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज है। 23 की तरफ चलते हैं। तो 23 में आके जो ब्लैडर का जो मोस्ट कॉमन कैंसर है, ब्लैडर का मोस्ट कॉमन कैंसर, ओके, किसका, ब्लैडर का। तो ब्लैडर के अंदर जो एपिथेलियम होती है तो वो यूरोथेलियल होती है, तो उसको ट्रांजिशनल सेल कैंसर भी कहते हैं। ओके, 24 की तरफ चलते हैं। तो 24 में है कि अगर ब्रेस्ट में मोबाइल है, पेनलेस है, फर्म है, डिस्क्रीट है, सर्कमस्क्राइब है, इनकैप्सुलेटेड है, दैट मीन्स कि वो बिनाइन ट्यूमर है। जो मोबाइल मैस होता है ब्रेस्ट में, मोस्ट कॉमनली वो फाइब्रो एडिनोमा को इंडिकेट करता है, फाइब्रो एडिनोमा को। ओके, इसके बाद 25 पॉइंट को देख लेते हैं। तो 25 के अंदर आपने क्या पढ़ना है कि अगर आपको मॉर्फोलॉजी में बैग ऑफ वॉर्म अपीयरेंस दी जाए तो वो इंडिकेट करती है किसको, वेराइकोसील को। और जो कह सकते हैं कि जो वेराइकोसील होती है, लेफ्ट साइडेड वेराइकोसील, ये आपको देखने को मिलती है किस कंडीशन के अंदर, ये आपको देखने को मिलती है सिरोसिस ऑफ लीवर के अंदर। क्या ये सिरोसिस ऑफ लीवर में देखने को मिलती है या रीनल एब्नॉर्मेलिटीज में देखने को मिलती है, इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देना है। अच्छा, बैग वॉर्म अपीयरेंस ये होती है वेरिकोसील में। ओके, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। पॉइंट नंबर 26 या क्वेश्चन नंबर 26। तो जो गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा दो टाइप का होता है, डिफ्यूज और इंटेस्टिनल। तो जो डिफ्यूज वाला टाइप होती है, डिफ्यूज वाले के अंदर ही आपको क्या देखने को मिलती है, डिफ्यूज वाले के अंदर आपको, इसको थोड़ा जूम कर दो। अच्छा, डिफ्यूज गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा के अंदर आपको सिग्नट सेल देखने को मिलती है, बाकी और किसी में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो हम लिख सकते हैं सिग्नट सेल, सिग्नट रिंग सेल। इसके बाद 27 की तरफ चलते हैं। 27 में लिखा है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है ये एडिनोकार्सिनोमा की तरफ प्रोग्रेस कर जाता है, प्रोग्रेस टू एडिनोकार्सिनोमा। ओके, एडिनोकार्सिनोमा। 28 की तरफ चलते हैं। 28 में है कि
जो सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हाइपोनाट्रीमिया हो जाएगा, हाइपोनाट्रीमिया। 29 की तरफ चलते हैं। 29 में है कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, इसमें जो प्रोटीन यूरिया कितना होता है, नेफ्रोटिक में जो प्रोटीन यूरिया 3.5 होता है, जबकि जो नेफ्राइटिक है इसमें सब नेफ्रोटिक प्रोटीन यूरिया होता है। नेफ्रोटिक के अंदर क्या होता है, नेफ्रोटिक के अंदर जो प्रोटीन यूरिया है वो कितना होता है, वो तकरीबन 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा होता है। इसके बाद 30 MCQ की तरफ चलते हैं। तो 30 के अंदर बताया हुआ है कि जो अगर किसी जो फीमेल आई है, ओके, एमेनोरिया फीमेल को और गैलेक्टोरिया है, तो एमेनोरिया गैलेक्टोरिया है तो उसके अंदर हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया हो सकता है, प्रोलैक्टिन सिक्रेटिंग ट्यूमर हो सकता है, हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया। और हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया कुछ ड्रग्स वगैरह से भी हो सकता है, जिसको ट्रीट करने के लिए ब्रोमोक्रिप्टिन वगैरह देते हैं। ये तो थी फार्माकोलॉजी की बातें। तो 31 में देख लेते हैं कि जो असाइटीज़ होती है वो किस कंडीशन में होती है। तो असाइटीज़ होती है पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होती है, जो पोर्टल हाइपरटेंशन है वो लिवर सिरोसिस की वजह से हो सकती है। 32 की तरफ चलते हैं। तो 32 में है कि जो मीडियन नर्व डैमेज है तो वो ओके, तो वो क्या शो करता है, किस वजह से होता है। जो मीडियन नर्व डैमेज है हैंड के अंदर, तो वो शो करती है वलेरियन डीजेनरेशन को, वलेरियन डीजेनरेशन को शो करती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है वो कौन से वाल्व को इन्वॉल्व करता है, तो वो लेफ्ट साइडेड वाल्व को इन्वॉल्व करेगा, जिसमें माइट्रल और एयोर्टिक आते हैं। 34 की तरफ चलते हैं। 34 में है कि जो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, जो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा होता है वो कौन से ग्लैंड को ज़्यादा इन्वॉल्व करेगा, तो जो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा ये इन्वॉल्व करेगा, ओके, तो जो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है वो इन्वॉल्व करता है पैरोटिड को, इन्वॉल्व करता है पैरोटिड को। इसके बाद 35 की तरफ चलते हैं। तो 35 वाला है तो क्रोन डिजीज़ है। तो क्रोन डिजीज़ में क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती है, क्रोन डिजीज़ है, सी से क्रोन डिजीज़ है तो क्रिप्ट एब्सेंस होगा इसमें, ओके, और इसके साथ सीजीआई यानी ग्रैनुलोमा होगा इसमें, ओके, और आई से होता है ये आइलियम को इन्वॉल्व करना पसंद करता है, डिस्टल आइलियम को, तो ये होता है क्रोन डिजीज़, ओके। और दूसरा होता है हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसके बाद जो सोज एनोरिज्म है, सोज एनोरिज्म किस कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलती है, तो सोज एनोरिज्म आपको देखने को मिलती है किसमें, टर्शरी साइफिलस के अंदर देखने को मिलती है, टर्शरी साइफिलस में देखने को मिलती है सोज एनोरिज्म। 37 की तरफ आ जाते हैं। 37 में है कि सिस्टिक लीजन है, म्यूरल नोड्यूल है, ओके, तो वो किसको इंडिकेट करता है, तो वो इंडिकेट करता है पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, एस्ट्रोसाइटोमा। तो पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा में क्या होगा, सिस्टिक लीजन होगी और म्यूरल नोड्यूल होगा। 38 की तरफ चलते हैं। 38 पॉइंट की तरफ। तो नमूनिया लाइक कंसोलिडेशन होती है लंग्स की, तो नमूनिया लाइक जो कंसोलिडेशन होती है ये क्रॉनिक कंडीशन में होगी, इसको बोलेंगे कैंसर, ओके। नमूनिया लाइक कंसोलिडेशन होगी तो वो होगी ब्रोंको एल्वियुलर कैंसर ऑफ लंग। 39 है। 39 में देख लेते हैं कि पेरिफेरल पैलिसेडिंग है और ब्लू सेल है। तो जो पेरिफेरल पैलिसेडिंग होती है और जो ब्लू सेल है ये आपको मैलिग्नेंट मेलानोमा में देखने को मिलती है विद ब्लू सेल, तो ये होती है मैलिग्नेंट मेलानोमा के अंदर। 40 है। 40 में चलते हैं आगे। तो जो पेप्टिक अल्सर है वो किन दो पार्ट्स को इन्वॉल्व करना पसंद करेगा, जो पेप्टिक अल्सर है वो दो पार्ट को इन्वॉल्व करता है, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ डुodenum या प्रोक्सिमल डुodenum, दूसरा होता है स्टोमक, स्टोमक का भी एंट्रम और बॉडी ऑफ स्टोमक, ओके। इसके बाद 41 की तरफ चलते हैं। 41 के अंदर आपने नोट करना है कि जो अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस में क्या होता है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस में, तो जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस है इसमें न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन होती है, जो न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन होती है वो तीसरी लेयर में होती है, उस लेयर को बोलते हैं हम मस्कुलरिस। तो न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन होती है किसके अंदर, मस्कुलरिस के अंदर, ओके। 42 की तरफ चलते हैं। तो 42 में है कि जो कोलोन का जो कैंसर है तो उसमें जो ट्यूमर मार्कर है वो कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन 125 होता है। 43 की तरफ चलते हैं, ओके। इसोफेगस का स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, तो जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इसोफेगस का, तो वो मिडल 1/3 को इन्वॉल्व करता है। इसके बाद 44 है। तो 44 में है कि पेपिलरी नॉन इन्वेसिव ट्रांजिशनल कार्सिनोमा, पेपिलरी नॉन इन्वेसिव ट्रांजिशनल कार्सिनोमा, ओके, ठीक हो गया।
तो ये जो पैपिलरी नॉन इन्वेसिव ट्रांजिशनल कार्सिनोमा, ये लैमिना प्रोप्रिया तक तो पहुंच जाता है लेकिन मस्कुलरिस तक नहीं पहुंच पाता। तो ये इसके इन्वेजन को आपने रट्टा मार लेना है। नॉन इन्वेसिव है, लैमिना प्रोप्रिया तक तो होगा लेकिन मस्कुलरिस तक नहीं पहुंचेगा। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉन इन्वेसिव। अब चलते हैं 45 एमसीक्यू पॉइंट की तरफ। तो 45th है कि जो ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजन एफिशिएंसी होती है आरबीसी के अंदर, क्योंकि ये हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट वाले पाथवे के अंदर आता है, तो उसकी वजह से हीन्स बॉडी जमा होना शुरू हो जाती है और जो कैरेक्टरिस्टिक सेल्स होती हैं उनको बाइट सेल्स कहते हैं। 46 की तरफ चलते हैं। तो जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होता है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम वो किस कंडीशन के अंदर होता है? तो वो मायोब्लास्ट में देखने को मिलता है। ओके, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन से ल्यूकीमिया के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। 47 की तरफ चलते हैं। तो 47 में अगर ईएसआर कम हो गया तो वो पॉलीसाइथीमिया को इंडिकेट करेगा। ओके, पॉलीसाइथीमिया है। 48 की तरफ चलते हैं। एविंग सार्कोमा। एविंग सार्कोमा, अगर एविंग सार्कोमा है, जो एविंग सार्कोमा में ओनियन स्किन अपीयरेंस होती है। ओनियन स्किन अपीयरेंस एक और कंडीशन में भी होती है, लीवर वाले चैप्टर में आपने इसको पढ़ना है, और वो कौन सी कंडीशन है इसका जवाब अपने कमेंट सेक्शन में देना है। 49 की तरफ चलते हैं। प्रोस्टेक्टमी के 11 दिन के बाद, ओके, आफ्टर प्रोस्टेक्टमी तो क्या हो सकता है, इसके कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकती है। अब लास्ट चीज़ है कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा वो कौन से ओवेरियन कैंसर में हो सकता है? तो वो ओवरी के एक ट्यूमर में हो सकता है। उसका नाम है ग्रैनुलोसा थीका सेल, क्योंकि ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं जो कि एंडोमेट्रियम सेल की प्रोलिफरेशन करवा देगा। तकरीबन हमने 50 एमसीक्यूज पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। ओके, तो बाकी जो एमसीक्यूज पॉइंट्स हो गए उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना।